हेलो एवरीवन, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेपर पैटर्न को देख लेते हैं। पेपर पैटर्न में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको 6 दिए जाएंगे। 6 में से आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो आपको 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे और आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे। हमने यहाँ पर कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म फाउंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मीन उपसहसंयोजी यौगिकों में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की समावयवता का वर्णन करना है। तो यहाँ पर संरचनात्मक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता आप दोनों के बारे में पढ़ेंगे। मीन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिम समावयवता और संरचनात्मक समावयवता आप दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यहाँ पर कहा है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनोइड्स। लेंथेनाइड और एक्टिनोइड्स के बारे में आपको बताना है। दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। लेंथेनॉइड भी आ सकता है, एक्टिनोइड भी आ सकता है। ये एक बनकर आएगा। हमने यहाँ पर दोनों ही लिख दिए। लेंथेनाइड क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक्टिनाइड वाला आ सकता है। आपको इनके एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। जिनकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, आपको बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होगी। ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हैं, एटॉमिक रेडियस वगैरह लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के तत्व क्या है? एक्सप्लेन दियर मैग्नेटिक, कैटालाइटिक, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन एंड कलर प्रॉपर्टीज। मीन आपको डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में लिखना है, साथ साथ इनके चुंबकीय गुणों के बारे में आपको बताना है। मीन कौन सा तत्व कब अनुचुंबकीय होता है, कब प्रतिचुंबकीय है, कब लोह चुंबकीय होगा, आपको चुंबकीय गुणों की व्याख्या करनी है। इसके अलावा आपको परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर बतानी है और उत्प्रेरकीय गुण की आपको व्याख्या करनी है। डी ब्लॉक के तत्व और उसके जो यौगिक हैं वो किस प्रकार से उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। संकुल यौगिक के निर्माण के बारे में आपको बताना है। संकुल यौगिक का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, क्यों करते हैं, और साथ साथ यहाँ पर रंगीन गुणों की व्याख्या भी करनी है। तो इसकी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन बन सकता है इससे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर लिया है, एक्सप्लेन ब्रोंसेट-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अम्ल और क्षार के ब्रोंसेट-लॉरी सिद्धांत को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ब्रोंसेट-लॉरी सिद्धांत में अम्ल और क्षार को प्रोटॉन के बेसिस पे बताया गया था। एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि प्रोटॉन को दान करते हैं। जो प्रोटॉन दे सकते हैं वे एसिड होते हैं और जो प्रोटॉन ले सकते हैं वे बेसिस हो जाते हैं, मीन वे क्षारक हो जाते हैं। तो यहाँ पर एसिड और बेसिस के डिफाइन करना है आपको। कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस भी इसी में आता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी बन सकता है, आप उसको भी पढ़ेंगे सही से। तो ब्रोंसेट-लॉरी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस भी इसी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिया है, व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लेंथेनाइड संकुचन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लेंथेनॉइड्स में जैसे जैसे आप परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं, में लेंथेनम से आप लुटेशियम की तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इनकी एटॉमिक रेडियस में रेगुलर डिक्रीज होता जाता है, लगातार कमी आती जाती है। इसको ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेस थ्योरी ऑफ पियर्सन। मीन पियर्सन का मृदु और कठोर अम्ल और क्षार का सिद्धांत क्या है। मीन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस थ्योरी, जिसको SHAB भी कहा जाता है, आपको इस थ्योरी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एक्वस सॉल्वेंट। मीन निर्जलीय या अजलीय विलायक क्या है। जल को छोड़कर बाकी जितने भी विलायक हैं वो सभी निर्जलीय विलायक कहलाते हैं। मीन जल के अतिरिक्त जितने भी विलायक हैं, चाहे वो अमोनिया हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, जल के अतिरिक्त जितने भी विलायक हैं उनको आप निर्जलीय विलायक या अजलीय विलायक कह सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया
एज नॉन एक्वा सॉल्वेंट। सल्फर डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया की प्रॉपर्टीज आ सकती हैं यहाँ पर नॉन एक्वा सॉल्वेंट के तौर पे। इन दोनों में से एक आ सकता है कोई सा भी। लॉन्ग में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों में से एक तो जरूर मिलेगा आपको, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। इसमें इसके गुणों की व्याख्या करनी है, अमोनिया के, सल्फर डाइऑक्साइड के किस तरीके से उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं, किस प्रकार से अवक्षेपण अभिक्रिया देते हैं, किस प्रकार से संकुल यौगिक निर्माण करते हैं, ये सारी अभिक्रियाएं, सोल्वोलाइसिस भी यहाँ पर आएगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट यू मीन बाय वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। मीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, संयुक्ता बंध सिद्धांत क्या है। संयुक्ता बंध सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। संयुक्ता बंध सिद्धांत आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में मिलेगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको उसके बारे में लिखना है। और आगे हमने यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ाया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपको पूछी जा सकती है कि कंपाउंड को, एक कंपाउंड आपको दे दिया जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और पूछा जा सकता है कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे आप इसकी स्ट्रक्चर बताइए, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताइए, कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। हमने आगे शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड दे दिए जाएंगे, हमने यहाँ पे कंपाउंड के नेम नहीं लिखे। IUPAC नेम्स आएंगे लिखने के लिए आपको, तो आपको कुछ कंपाउंड दिए होंगे, आपको कंपाउंड्स का IUPAC नेम्स लिखने होंगे। तो IUPAC नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आएंगे, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, ट्रांजिशन मेटल्स आयंस आर कलर्ड। मीन संक्रमण धातुओं के जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए, आखिर ऐसा क्यों। संक्रमण धातुओं में अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, जो डी ट्रांजिशन कर देते हैं। मीन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से इसके आयन जो होते हैं वो कलर फॉर्मेशन करते हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। मीन संक्रमण तत्व जो है वो उत्प्रेरकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। मीन जितने भी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं वो सभी डी ब्लॉक के तत्व या डी ब्लॉक के तत्वों के यौगिक ही होते हैं। जैसे आप हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण देखें तो वहां पर आयरन उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अधिकतर अभिक्रियाओं में आप डी ब्लॉक के तत्व या उनके जो यौगिक हैं वही उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं। आखिर क्यों ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इनका प्रस्थ क्षेत्रफल काफी होता है, साथ साथ ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करते हैं। ये आंसर यहाँ पर लिखे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़कर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया, व्हाट डू यू मीन बाय कीलेट लिगेंड्स। कीलेट लिगेंड्स के कीलेट लिगेंड्स आप क्या समझते हैं। कीलेट को हमने बताया था, कीलेट वर्ड का मतलब होता है केकड़े का पंजा। जिस प्रकार से कोई केकड़ा किसी वस्तु को चारों तरफ से पकड़ देता है, बिल्कुल उसी तरीके से कीलेट ऐसे लिगेंड होते हैं जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को दो या दो से अधिक जगहों से पकड़ लेते हैं और एक रिंग बना लेते हैं। उस रिंग को कीलेट रिंग कहा जाता है। लिगेंड कहलाता है कीलेट लिगेंड, और जो यौगिक बनता है वो कीलेट कहा जाता है। इस प्रकार का यौगिक बनने की प्रक्रिया कीलेटीकरण भी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरह बाइडेंटेड लिगेंड इस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लुईस के अम्ल और क्षार के सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। मीन लुईस ने जो अम्ल और क्षार का सिद्धांत दिया था उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अब लुईस ने किस बेसिस पे दिया था, लुईस ने दिया था इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे। मीन ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करेंगे वे एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दान कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, उनको बेसिस कहा जाता है। मीन जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे वे अम्ल हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेंगे वे क्षारक हो जाते हैं। अब अम्ल सभी वे हो सकते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो या जिन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जबकि बेसिस वे सभी नेगेटिव आयन हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले अणु भी हो सकते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन भी इसमें अधिकतर बन जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन लुटेशियम हाइड्रोक्साइड। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड जो है वो ज्यादा बेसिक होता है लुटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अगर लैंथेनम से लुटेशियम की तरफ जाए तो एटॉमिक रेडियस कम होता चला जाता है, लैंथेनम का साइज काफी बड़ा होता है, लुटेशियम का साइज काफी छोटा हो जाता है। इसके कारण ही इसका क्षारीय गुण जो होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, जैसे एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है। तो लुटेशियम का साइज छोटा होने की वजह से उसका बेसिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है, जबकि लैंथेनम का साइज बड़ा होने की वजह से उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज अधिक होती है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मीन प्रभावी परमाणु क्रमांक पर टिप्पणी लिखिए। प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है? उपसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु उतने लिगेंड के साथ अटैच होता है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें और अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी एक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर कर दे। वो उतने ही लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। EAN कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है। ये अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए और किसी कंपाउंड के लिए EAN कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। अगर EAN की वैल्यू एक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मीन परमाणु क्रमांक के बराबर होती है तो वो स्थायी होता है, अगर बराबर नहीं होती तो अस्थायी होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो EAN की कैलकुलेशन आप जरूर देख लेंगे कि EAN मीन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, Cu1 is colorless and diamagnetic, but Cu2 is colored and paramagnetic in nature. Explain. मीन Cu जो है मीन कॉपर जब पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो रंगीन भी होता है, सॉरी रंगहीन होता है और प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि Cu2 जो है वो रंगीन होगा और अनुचुंबकीय होगा। इसकी व्याख्या करनी तो हम यहाँ पर Cu+1 और Cu+2 दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। Cu+1 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब पेयर्ड होंगे, सभी का जोड़ा बना हुआ होगा और जोड़ा बना होने के कारण वो कलरलेस हो जाएगा, मीन रंगहीन होगा और प्रतिचुंबकीय होगा। जबकि Cu2 की अगर बात करें मीन +2 की बात करें तो यहाँ पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा। आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और मीटर में इलेक्ट्रॉन फिल करके देखेंगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिखाई देगा। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ये रंगीन भी हो जाता है और अनुचुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करता है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है Zn+2 इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। Zn+2 संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? आपको इस बारे में एक्सप्लेन करना है। तो वे सभी एलिमेंट जिनका लास्ट जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, मीन लास्ट कॉन्फ़िगरेशन D10 आ जाता है, तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना गया, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की परिभाषा में ये कहा गया है ऐसे एलिमेंट जिनमें D ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हुए होंगे वही संक्रमण तत्व कहलाएंगे, उनको ही आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। लेकिन Zn में अगर करें कॉन्फ़िगरेशन तो Zn का कॉन्फ़िगरेशन करने पर 4s2 3d10 कॉन्फ़िगरेशन आता है। अगर आप Zn+2 भी लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल के कम हो जाते हैं, D ऑर्बिटल फिर भी भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आप इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। अगर D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड ना हो, मीन इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, तो वे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहे जाते हैं। अगर D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो उसे आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेवेज लैटिस। ब्रेवेज लैटिस क्या है? ब्रेवेज जालक के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो ब्रेवेज में क्रिस्टल जो होते हैं उनकी कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं। तो क्रिस्टलों की विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जो है वो ब्रेवेज नामक वैज्ञानिक ने प्रदर्शित की थी। लगभग 14 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, आप उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब भी आप किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, किसी धातु की छड़ को आपने लिया, उसको उसी के लवण के विलयन में डुबो दिया, तो डुबोने पर धातु की छड़ और विलयन के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको आप इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं।
इसे इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, तो कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट के विलयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको आप इलेक्ट्रोड विभव कह देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, मीन विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, और इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी आपको बताने, मीन इसके मुख्य अनुप्रयोग का भी वर्णन करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जितने भी धातुएं हैं उनको मानक अपचयन विभव के क्रम में रखने पर, जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको आप विद्युत रासायनिक श्रेणी मीन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो लास्ट क्वेश्चन यहां पर हमने लिया है CuCN6 -4 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, बट CuF6 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, जबकि CuF6 जो है वो डायमैग्नेटिक नेचर का है। आपको यहां पर इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है, कौन डायमैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है। CN जो है हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जबकि फ्लोरीन जो है वो एक वीक लिगेंड है। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इनके ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ऑर्बिटल्स बनाकर देखेंगे कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। CN जो लिगेंड होगा ये पेयरिंग को प्रमोट करेगा, मीन इसकी वजह से पेयरिंग होगी, जबकि फ्लोरीन जो है ये वीक लिगेंड होने की वजह से इसमें यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। तो आप वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे कौन सा पैरामैग्नेटिक कौन सा डायमैग्नेटिक है। हो सकता है शायद यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई, पहला वाला शायद जो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा और दूसरा जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का हो सकता है। तो आप दोनों के ऑर्बिटल बना के देखिए और देखिए कौन सा डायमैग्नेटिक आ रहा है और कौन सा पैरामैग्नेटिक आ रहा है। तो इन क्वेश्चन को आप सभी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, आपको इन्हीं में से एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से करें और अच्छे मार्क्स लाएं।